नमस्कार। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बात हो रही थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने देखा था कि जॉर्ज गियर्सन महोदय ने अपना इतिहास कैसे लिखा था। उसके पहले हमने देखा था जो इतिहास लिखा गया उसके कितने भाग में प्रकाशित किया गया, कौन सा भाग कब प्रकाशित हुआ। अगर ये सब आपने अभी नहीं देखा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले हमारा प्रथम भाग देख लीजिए। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो बात करेंगे वो हमने सबसे पहले देखा कि अंग्रेजी में इतिहास लिखा गया, बहुत सारी खामियां भी पाई गई। किसी ने कालक्रम का वर्णन किया तो किसी ने नहीं किया, लेकिन स्पष्ट इतिहास लेखन की शुरुआत जो हिंदी भाषा से होनी चाहिए थी वो शुरू हुई शिव सिंह सेंगर नाम से, जिन्होंने इतिहास हिंदी भाषा में लिखा। तो आज हम बात करेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने क्या किया? शिव सिंह सेंगर महोदय ने शिव सिंह सेंगर महोदय शिव सिंह सेंगर महोदय ही ऐसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इंसान बने जिन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा। उसके पहले आप देख रहे थे इतिहास लेखन की भाषा जो थी वो अंग्रेजी रखी जा रही थी। तो अब आपको ये देखना है कि हिंदी में किसने लिखा, कैसे लिखा। तो आप देखेंगे शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के बारे में जो महत्वपूर्ण बात यह है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वो है, सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, इन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में इतिहास लिखा। नोट करेंगे हम लोग, पहली बार हिंदी भाषा में इतिहास लिखा। पहली बार जो इतिहास लेखन का काम था उसे हिंदी भाषा में किया था इन्होंने। ठीक है, हिंदी भाषा में इतिहास लिखा, हिंदी भाषा में इतिहास लिखा। ठीक है, तो इनकी सबसे पहली चीज यही हो गई कि इन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में इतिहास लिखा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इनका, आपने उसके पहले जो देखा था। अब इसके आगे की जो बातें हैं हम देखेंगे कि यह ग्रंथ कौन कब प्रकाशित हुआ और कैसे। तो ये 1883 में हुआ। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, 1883 में प्रकाशित, ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 में प्रकाशित हुआ। इनका इतिहास सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आप बात करेंगे 1883 में प्रकाशित हुआ। और जैसे कि पीछे इतिहास में देख रहे थे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कितने कवियों का वर्णन किया, उसके पहले कितने कवियों का वर्णन किया, लेकिन इनकी जब बात आती है तो हम देखते हैं इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया। 1000 कवियों का वर्णन किया, कवियों का वर्णन किया, 1000 कवियों का वर्णन किया। अब ये 1000 जो नंबर है, मैंने कहा था इस नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको किसी किसी बुक में देखने को मिल सकता है, बट उस पर कोई भी बिना कंट्रोवर्सी में फंसे हुए आप एक डाटा रख सकते हो 1000। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 1001 थे या 1002, आपसे पूछा जाएगा तो एक अप्रोक्सीमेट नंबर जो माना जाता है वो 1000 था। वैसे कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने 838 लिखा था, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 838। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, 838 भी माना जाता है। ठीक है, इसके आगे जब हम देखेंगे, के आगे में देखेंगे हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है। तो पहली चीज इन्होंने देखा हिंदी भाषा में इतिहास लिखा था, 1883 में प्रकाशित हुआ, 1000 कवियों का वर्णन किया, कहीं कहीं पे आपको 838 कवि मिल जाएंगे। इन्होंने सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, जन्म काल का वर्णन किया, जन्म काल का वर्णन किया, मतलब कवियों के जन्म काल का भी वर्णन किया। शिव सिंह सेंगर महोदय ने अपने इतिहास लेखन में जन्म काल का भी वर्णन किया। और आप जन्म काल के साथ साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होना चाहिए वो ये भी है कि शिव सिंह सेंगर महोदय ने किस नाम से हिंदी भाषा का इतिहास लिखा। तो आप देखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको बता दे रहा हूं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा,
शिव सिंह सरोज, नाम याद रखेंगे, शिव सिंह सरोज नाम से, शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास लिखा, नाम से लिखा। ये आप जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि शिव सिंह सरोज के नाम से इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके आगे की बात आपने देख लिया 4 पॉइंट। पहली बार हिंदी भाषा में इतिहास लेखन किया, मेन सबसे पॉइंट ये भी है, शिव सिंह सरोज के नाम से किया, जन्म काल का वर्णन किया, 1000 कवियों के बारे में बात करी इन्होंने, और कब लिखा, 1883 में। ये हो गई शिव सिंह सेंगर ने जो भी इतिहास लिखा शिव सिंह सरोज नाम से, उसके बारे में डिटेल। अब देखेंगे हमारे, जैसे हम लोग कालक्रम के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमारे जो गारसादा तासी महोदय थे सबसे पहले, उन्होंने कैसे लिखा था, फिर हमने देखा हमारे जो जॉर्ज गियर्सन महोदय थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा, उन्होंने किस नाम से लिखा। अब हमने देख लिया शिव सिंह सेंगर नाम से। अब इसके आगे हम आते हैं तो हम बात करेंगे मिश्र बंधु। किसकी बात करेंगे, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। अब यहां से एग्जाम में बहुत सीधे सटीक क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, मिश्र बंधुओं के नाम, मिश्र बंधुओं के नाम। अब मिश्र बंधुओं के नाम क्या थे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 3 मिश्र बंधु थे, आपको ध्यान रखना है 3 थे, कौन कौन से थे वो आपको सीख लेना है। तो पहली चीज मैंने बताया ना, मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु के 3 कितने भाई थे, ये 3 भाई थे, तीनों लोगों ने मिलकर इतिहास का लेखन किया था। अब इसको बोलेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारा, सबसे पहला जो नाम आएगा वो हो जाएगा, सबसे पहला नाम आ जाएगा हमारा, पहले ऐसे याद रख लो, श्याम सुख गणेश। ये पहले आप याद कर लो, श्याम सुख गणेश, आपको एक साथ में बोलना है, श्याम सुख गणेश। अब देख लो, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र नाम इनका हो गया। उसके बाद में सुख बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र। और तीसरे जो तुम्हारे हो जाते हैं वो हैं गणेश बिहारी मिश्र जी, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र जी। तो आपने देखा मिश्र बंधुओं के नाम, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। अब इन्होंने कब लिखा था, तो इन्होंने लिखा था इतिहास 1913 में, 1913 में लिखा। मेन पॉइंट है 1913 ईस्वी में लिखा, में 1913 ईस्वी में लिखा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1913 ईस्वी में लिखा। उसके बाद में देख लो 1913 ईस्वी में तो इन्होंने लिख दिया, किस नाम से लिखा, किस नाम से लिखा, तो मिश्र बंधु विनोद के नाम से, मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा, मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा, मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा, के नाम से इतिहास लिखा, इतिहास लिखा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब आपको एक बार रिकॉल कर लेना सारी चीजें। सबसे पहले आपने जब देखा था गारसादा तासी महोदय ने, उन्होंने किस नाम से लिखा था, अब आप कॉपी में अपनी नोट कीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आ गया जॉर्ज हियरसन महोदय, उन्होंने क्या लिखा था याद कीजिए, वर्नाकुलर वाला क्या था, याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आ गए हमारे, इसके पहले जो भी हमने पढ़ा किसके बारे में, शिव सिंह सेंगर ने, उन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से। उसके बाद में आज जो अभी हमने पढ़ा मिश्र बंधु, इन्होंने किस नाम से लिखा, तो मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा इन्होंने, मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने लिख दिया था, इतिहास लिखा मिश्र बंधु विनोद के नाम से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज। और ये कब लिखा गया था, 1913 में लिखा गया था। और ये ध्यान रखना है कि ये जो था
ये 4 खंडों में था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने खंडों में लिखा गया और कौन सा खंड कब लिखा गया। तो 4 खंडों में लिखा गया था। पहली चीज तो ये थी, जो 3 खंड थे वो 1913 में लिखा गया था। 4 खंडों में लिख देंगे, 4 खंडों में 3 खंड 1913 में, 1913 ईस्वी में, और अंतिम या चौथा चारवां खंड, जो पहले 3 खंड 1913 ईस्वी में हो गए और चौथा जो तुम्हारा खंड था ये आएगा 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 1934 ईस्वी में। तो ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मिस्र बंधु के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हुए वो सारे लिखवा दिए। मैं यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, कुछ भी लाग लपेट वाला नहीं हो रहा है। आपको फालतू के ऐसे कोई भी कंटेंट देने की कोशिश नहीं की जा रही है जो सिर्फ आपको ज्ञानवर्धन कर दे, आपके एग्जाम में ना हो। यहाँ पे आपके नॉलेज के साथ में जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है वो कराई जा रही है और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे। हम लोग उस मिथक को तोड़ेंगे कि टीजीटी की तैयारी के लिए 2 साल चाहिए। हम लोग उस मिथक में नहीं फंसेंगे। हम 3 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 3 महीने। हम लोग मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, बट टू दी पॉइंट मेहनत करेंगे। कोई भी फालतू की बात नहीं, कोई भी फालतू का एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, टू दी पॉइंट बात। मिस्र बंधु के बारे में 3 नाम पूछे जाते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इनके नाम हो गए। उसके बाद में 1913 ईस्वी में इन्होंने लेखन कार्य किया, मिस्र बंधु विनोद के नाम से किया। इन्होंने 4 खंडों में अपने भाग को प्रकाशित करवाया। प्रथम 3 खंड जो थे ये 1913 में आए और जो चौथा खंड था ये 1934 ईस्वी में आया। याद है? 1913, 1934। और इन्होंने 5000 कवियों के बारे में बताया था, 5000 कवियों के बारे में जानकारी करी, 5000 कवियों के बारे में इन्होंने जानकारी करी या अपने इतिहास लेखन में जानकारी दी। ठीक है, 5000 कवियों के बारे में, 5000 कवियों के बारे में इन्होंने जानकारी करी। अपने इतिहास लेखन में इन्होंने कितने कवियों को बताया? 5000 कवियों के बारे में। ये याद रखना है आपको, 5000। इसके पहले हम अभी पढ़ रहे थे 1000, ठीक है, के बारे में लिख दीजिए, के बारे में बताया। ये समझ में आ गया? अब इन्होंने कितने भाग में विभाजित करवाया था? तो इन्होंने 8 भागों में पूरा विभाजित करवाया, 8 भागों में, 8 भागों में विभाजित करवाया, 8 भागों में, 8 भागों में विभाजित, 8 भागों में विभाजित। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3 खंड क्या थे और भाग क्या थे। तो ऐसे समझो ये 3 खंड, ये इतिहास लेखन है, जब इसको प्रकाशित करवाया गया तो ये 8 भागों में प्रकाशित हुआ, अलग 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 करके। ठीक है, तो 8 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य को विभाजित कर दिया था, 8 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित कर दिया इन्होंने, 8 भागों में विभाजित किया। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उसके पहले आप पढ़ रहे थे ना, चारण काल में किसने विभाजित किया था, उसने, जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि हमारे ग्रियर्सन महोदय ने 11 भागों में विभाजित किया था, तो उसी तरह से इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया। ऐसे ही इसको समझो, हिंदी साहित्य को, यहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। 8 भागों में पूरे इतिहास को विभाजित किया, पूरे इतिहास को विभाजित किया। अब याद रहेगा, 8 भागों में विभाजित किया, ठीक है, 8 भागों में पूरे इतिहास को विभाजित किया। ठीक है, 8 भागों में इन्होंने विभाजित किया। अब इसके बाद में जो हमारा मेन आते हैं, ये आपने देख लिया मिस्र बंधु के बारे में, इतनी जानकारी। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे या फिर इन्होंने अलग से कौन सी जगह पे क्या क्या काम किया है, हम लोग काव्य शास्त्र का भी अध्ययन करेंगे, उसमें डिटेल में बात होगी। अभी यहाँ पे जो इतिहास के बारे में पूछे जाते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये आप लर्न कर लेते हो, आप देख लीजिए शिल्पी की बुक सबके पास होगी जिसमें पुरानी ईयर का कंटेंट रखा होता है। आप देख लीजिए उनके 3 नामों को कितनी बार पूछा गया है, आप देख लीजिए उसमें उन्होंने कितने भागों में विभाजित कराया गया है, सीधे सीधा पूछा गया कितने भागों में विभाजित करवाया गया। अब हम मेन बात करेंगे और वो हमारे हो जाएंगे इतिहास लेखन, जहाँ से एक नई शुरुआत इनको मिल गई। इनको बात, अब इनके बारे में हम बात करेंगे और ये आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वो नाम है जिसने इतिहास, हिंदी साहित्य
और हिंदी भाषा को एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को इनकी पहले कहानी पढ़नी पड़ेगी आपको, इनकी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको ये समझ में आएगा। तो इनकी कहानी ये है, पहले समझो, काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक जगह पे स्थापना होती है। पहले आप कहानी समझ लो, काशी नागरी प्रचार, मैं लिख दे रहा हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। 1893 में काशी नागरी, 1893 में काशी नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। पहले ये भी ध्यान रखना है कि स्थापना होती है। आप समझो इनका इतिहास कैसे समझ में आएगा, अभी देखना आप, ये होती है, स्थापना होती है। अब एग्जाम में पहले देखो, क्वेश्चन बताने से पहले यही समझ लो, ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना थी ये कब हुई थी, 1893, ये याद रखिएगा। तो इसी काशी नागरी प्रचारणी सभा के, आप देखोगे इसी में हिंदी शब्द सागर नाम का एक वो बनाया जाएगा, डिक्शनरी, जिसको बोलते हैं शब्दकोश, और उसी में रामचंद्र शुक्ल अपना पहला इतिहास, उसी की भूमिका के बारे में ऐसा करके कुछ लिखेंगे, जिसके बारे में आपको समझना है। तो 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। ये ध्यान रखना है कि कब होती है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, तो 1893 में आ जाता है। फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा में ही हिंदी शब्द सागर नाम से एक डिक्शनरी प्रकाशित करी जाती है। ये लिख लो ऐसे ही कि काशी नागरी प्रचारणी सभा में, काशी नागरी प्रचारणी सभा में, काशी नागरी प्रचारणी सभा में, काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा, अब इसमें ही हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर नाम की एक डिक्शनरी, जिसे शब्दकोश कहा जाता है, हिंदी शब्द सागर नामक डिक्शनरी, नामक शब्दकोश लिख सकते हो, नामक शब्दकोश। और शब्दकोश को क्या मैंने बताया, इसको यहीं पे लिख दो, डिक्शनरी। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश की भूमिका के रूप में वो प्रकाशित किया गया था। हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश को प्रकाशित किया गया, और हिंदी शब्द सागर नामक कोश को प्रकाशित किया गया, अब लिख दो, को प्रकाशित, को प्रकाशित किया गया, को प्रकाशित किया गया। और इसी की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कहानी बन गई, समझ में आ गई होगी आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी क्या होती है, सबसे पहले जब 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है, इसी काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश को प्रकाशित किया गया, और इसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा, और यह जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। और किस नाम से लिखा, प्रकाशित किया गया हिंदी, इसी की भूमिका में, ऐसे लिखेंगे, इसी की भूमिका में, इसी की भूमिका में, भूमिका में हिंदी साहित्य विकास, क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य का विकास। 10वीं बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, 10वीं बार ये क्वेश्चन लिखेगा कि किस नाम से, तो आपको याद रखना है हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया था, विकास नाम से प्रकाशित, नाम से प्रकाशित, और ये भूमिका थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आप कहानी के फॉर्मेट में याद करेंगे तो चीजें ज्यादा देर तक रहेंगी, के नाम से प्रकाशित।
तो आपने देख लिया काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में होती है। फिर हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश को प्रकाशित किया गया और इसी की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित किया गया। अब ये कब किया गया तो आपको बता देना है 1829 में। ठीक से लिख दे रहे हैं, ये कब किया गया तो 1829 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1829 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने कब हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा, तो 1829 ईस्वी में, सॉरी 19, यहाँ पे कर दीजिए 1929, 1829 में बोल रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है 1929 और बोल रहा हूँ 1829। तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ये इनकी बात हो गई। फिर आप देखोगे इसमें कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है, ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी और इस आगे बढ़ी हुई कहानी को हम कैसे समझेंगे ये चीज आपको समझनी है। अब इस कहानी में क्या क्या मोड़ आएंगे आपको ये देखना है। उसके लिए आपको क्या समझना है, पहले ये कहानी आपने समझ ली, 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है, हिंदी शब्द सागर नामक शब्दकोश को प्रकाशित किया गया और इसी की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसे प्रकाशित किया गया। यह किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर ये कब हुआ, 1929 ईस्वी में हुआ। फिर आप देखोगे 1940 ईस्वी में अभी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने ही इसकी भूमिका को स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करेगा। कब लिखेगा, आप लिखोगे 1940 ईस्वी में। ये मेन बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में क्या होता है, 1940 ईस्वी में, काशी नागरी, ईस्वी में काशी नागरी, काशी नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1940 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने स्वतंत्र रूप से, सभा ने स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से इसे, अब देखो पहले 1900 आपने देखा था 29 में इसमें प्रकाशित किया गया, फिर इसी सभा ने, मतलब काशी नागरी प्रचारणी सभा ने ही 1940 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया। स्वतंत्र रूप से, मेन जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए अगर टीजीटी का पेपर बन रहा है तो इस चैप्टर को और इस नाम को शामिल किए बिना टीजीटी की परीक्षा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने हिंदी को एक वो आधार प्रदान किया जो हिंदी को उस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1940 में जब स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया, ये यहाँ से हिंदी साहित्य को एक नई पहचान मिली, हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई पहचान मिली और आगे के लेखकों और कवियों के लिए हिंदी साहित्य को जानना बहुत ही आसान, सहज और सुलभ हो गया। ये किसने किया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। ये सन भी आपको याद रखना है, 1940 ईस्वी में किसने किया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो ये करवा दिया, प्रचारणी सभा, ठीक है, नहीं जब ये करवा दिया, हिंदी साहित्य का ये इतिहास हो गया। इसमें शुक्ल जी 900 वर्षों के इतिहास को लिखते हैं, 900 वर्षों के, और कालखंडों में भी विभाजित करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 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 900 वर्षों का इतिहास,
समझ के रखिए, 900 वर्षों का इतिहास लिखा गया, इतिहास लिखा गया। फिर इसकी खास बात ये थी, मैं पॉइंट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको ध्यान में रहे, कहानी के रूप में नहीं लिखवा रहा क्योंकि कहानी में मेन पॉइंट मिस हो जाता है। तो 900 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा गया था और इसमें स्पष्ट कालखंड में भी विभाजन था, स्पष्ट कालखंड में भी विभाजन था, स्पष्ट कालखंड में विभाजन था, विभाजन किया गया था, विभाजन किया गया था, किया गया था। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें स्पष्ट कालखंडों में विभाजन किया गया था। अब आपने देख लिया कि इसमें 900 वर्षों का इतिहास लिखा गया था, स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया गया था। अब इसमें जो पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा, या फिर शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भक्ति काल को कितने भागों में बांटा, या फिर इसमें शुक्ल जी के अनुसार, मतलब शुक्ल जी का नाम देके भक्ति काल को कितने भागों में बांटा। ऐसा क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है एग्जाम में, और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, शुक्ल जी ने, ऐसे लिख लीजिए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, शुक्ल जी ने भक्ति काल को, भक्ति काल को 4 भागों में बांटा, भक्ति काल को 4 भागों में, ये याद रखिएगा, 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, ये याद रखिए। भक्ति काल को, पहली चीज, भक्ति काल को 4 भागों में शुक्ल जी ने बांटा था, और शुक्ल जी ने युगीन प्रवृत्तियों पर बहुत बढ़िया से ध्यान दिया था। इन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को, युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया, ध्यान दिया। अब आप याद करिए, इसके पीछे जब आप गियर्सन का इतिहास पढ़ रहे थे तो उनके इतिहास लेखन में यही कमी रह गई थी कि उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को अपने इतिहास में समाहित करते समय ध्यान में नहीं रखा था। शुक्ल जी का इतिहास इसीलिए हम लोगों को आधार प्रदान करता है और एक सच्चे अर्थों में वास्तविक इतिहास की संज्ञा दी भी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पॉइंट पर भी अपना ध्यान दिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर इन्होंने एक, इनके बारे में जो चर्चाएं चलती हैं उसमें क्वेश्चन जो बनेगा, इन्होंने, आप बोलोगे कि भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को, भक्ति काल को, भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है। भक्ति काल को, भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है, मुस्लिम निराशा की देन। तो इन्होंने मुस्लिम निराशा की देन कहा है, निराशा की देन। भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है, भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा है। अब आप इस पॉइंट पे जरा गौर कीजिए, भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा गया है। अच्छा, आप सोच के देखिए, ये भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन क्यों कहा होगा इन्होंने? आप पॉइंट अगर दिमाग में लाएंगे तो भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन क्यों कहा था? क्योंकि जब भक्ति काल का उद्भव हुआ उसके पहले की अगर आपको जानकारी होगी तो आपको बहुत ठीक से आइडिया मिल जाएगा कि शुक्ल जी ने क्यों भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा था। आप देखोगे उसके पहले मुस्लिमों की एक छवि जो बनी हुई थी उसको आधार बना के ये सेंटेंस उन्होंने बोला था, जो आक्रमण हुए या जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस उस समय शुक्ल जी ने अपने इतिहास में समाहित किया था। उसके आगे देखोगे उन्होंने कबीर के बारे में भी एक बात कही है। शुक्ल जी ने कबीर के बारे में भी बहुत बढ़िया बात, वो एक बड़ी बात कही है, वो है कबीर इस्लामी जोश के साथ में, उन्होंने कहा है कबीर इस्लामी जोश के साथ में हिंदू धर्म के विरोधी माना है उन्होंने, या हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। मतलब कबीर को उन्होंने इस्लाम का समर्थक और हिंदू धर्म का विरोधी बताया है, ऐसा शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल जी ने कबीर को, कबीर को, कबीर को इस्लामी जोशवाद के साथ,
इस्लामी जोशवाद, इस्लामी जोश के साथ, जोश लिख दो बस, इस्लामी जोश के साथ कबीर, इस्लामी जोश के साथ कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं, हिंदू धर्म का खंडन करते हैं, हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। अब एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन देगा और बोलेगा उपर्युक्त सेंटेंस किसका है या किसने लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्य किसका है। तो आपको ध्यान रखना है ये किसने बताया है, शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने ये कहा है कि कबीर जो है इस्लामी जोश के साथ हिंदुओं के या हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। इसके बाद में शुक्ल जी ने जो कबीर को लेकर बात कही या भक्ति काल को लेकर के जो इनका बिंदु है, ये एग्जाम में बहुत ठीक तरीके से कई बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन आ चुका है। आप देखोगे तो आप मेरे साथ तैयारी में यहाँ पे ये पाएंगे हम लोग कोई भी अनर्गल बात ना करते हुए टू दी पॉइंट बात करेंगे। आपने जितने अभी तक क्वेश्चन करे हैं आप एग्जाम उठा के देखिए, हिंदी साहित्य में आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया होगा। जबकि ये मेरी दूसरी क्लास है, मुझसे हो सकता है मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मैं आपकी कमेंट्स देख रहा हूँ, मैं जो भी इम्प्रूवमेंट होगा आपको मैंने पहले ही बोला है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ में पूरा हिंदी का इतिहास, काव्यशास्त्र और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट हैं, ईजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट हो, पूरी प्रामाणिकता शुद्धता के साथ में कि आपको पूरा पेपर देखने को मिले। यहाँ से एग्जाम सिर्फ आपको इस बात के लिए तैयार रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे तैयारी भी होगी, यहाँ पे पढ़ाई के साथ में आपको कैसे तैयार करना है ये भी बताया जाएगा, उसके साथ में यहीं पर ही आपको सारी चीजें याद भी कराई जाएंगी। तो आपने देख लिया कि भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन कहा गया है। उसके बाद में कबीर इस्लामी जोश के साथ खंडन करते हैं, कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। ये किसने कहा है, ये कहा है शुक्ल जी ने। इनका ये सेंटेंस आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इनका एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन ये है, एक कथन है और आपको बताना है कि उस कथन को किसने लिखा है। तो लिखा है, ये कथन ये है कि शुक्ल जी ने इतिहास को लेकर के कथन है ये जो शुक्ल जी का इतिहास लेखन हुआ है इसी को आधार बनाते हुए ये कथन है कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। यह सेंटेंस किसने कहा है? तो आपको याद रखना है कि शुक्ल जी ने इतिहास लिखा, जो इतिहास लेखन का काम था इनका, उसको इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस ऐसा एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। और ये इसको कहा है जैनेन्द्र जी ने। आगे पढ़ेंगे हम जैनेन्द्र जी के बारे में भी, इनकी रचनाएं, इनका योगदान जो हिंदी साहित्य को इन्होंने दिया, बहुत नाम है इनका हिंदी साहित्य में। जब आप पढ़ोगे तो समझोगे कि हम लोग भी जिस मोड़ पे आज हिंदी है इसको लाने में कितने लोगों का कैसा कैसा बलिदान है, कितनी रचनाएं करी जीवन में उन्होंने। भले ही उन्होंने आर्थिक तंगी देखी बट रचनाओं का प्रकाशन करना, उनका लेखन कार्य कभी रुका नहीं। आप पढ़ोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, जिनकी आर्थिक स्थिति एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि एक आम इंसान बिल्कुल बिखर जाता, लेकिन उन्होंने बिखरे नहीं, उन्होंने उस बिखराव को, उस आर्थिक परिस्थिति से आई हुई तंगी को अपनी रचनाओं में डाल दिया और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो रचनाएं उन्होंने करी, आज उन्हीं की वजह से ये सारे के सारे नाम अमर हो चुके हैं। हम लोग भी कुछ ऐसा करें, हम लोग कम से कम उन्होंने जो लिखा है सोच के देखिए, जो वो लिख के चले गए हमें पढ़ना है बस, और उसके लिए हम लोग डर रहे हैं। इन्होंने लिखा था, इन्होंने पूरा इतिहास लिखा, 900 कवियों का लिखा पूरा,
खोजा, सब कुछ कहाँ से पता करना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्रोत से इकट्ठा करना है। आप सोच के देखिए वो माइंडसेट क्या रहा होगा शुक्ल जी का, वो माइंडसेट क्या रहा होगा जब आगे मिस्र बिंदु विनोद के बारे में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कितनी मेहनत करी होगी, कितनी अपार क्षमता होगी लेखन की, कैसे महापुरुष रहे होंगे। हमें तो बस उसको पढ़ना है। तो बस इस मुद्दे के साथ में आप लोग भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं, यह कथन जाता है जैनेन्द्र जी का। अब इसके बाद इतिहास से संबंध में शुक्ल जी के क्वेश्चन जो आएंगे उनको हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम एक नए इतिहास के बारे में, इतिहासकार के बारे में बात करेंगे, और वो इतिहासकार आ जाएंगे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सो बात करेंगे हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास लेखन क्या रहा, इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई, इन्होंने इतिहास लेखन किस नाम से किया, इनके इतिहास लेखन में कितने कवियों का वर्णन किया गया, और इन्होंने इतिहास लेखन में क्या युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा कि नहीं रखा, क्या इन्होंने इतिहास लेखन में प्रामाणिकता को ध्यान में रखा कि नहीं रखा। इन सब बातों के बारे में हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास लेखन से संबंध में जानेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ था, आप बोलोगे इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से, पहले ये लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाम से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना इतिहास लिखा। पहली चीज तो आप यही देख लोगे। फिर इनका आता है एक पॉइंट कि इन्होंने सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है। सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है, ये मेन है पॉइंट, और इस पॉइंट से क्वेश्चन भी बना है और बनेंगे भी। इन्होंने सिर्फ भक्ति काल तक का, सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास लिखा। सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास लिखा। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस लेखक ने सिर्फ भक्ति काल तक के इतिहास के बारे में बात करी है, तो आप बोलोगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप बोलोगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इन्होंने संपूर्ण जो इनका ग्रंथ था इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। इन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। 7 प्रकरणों में विभाजित किया। 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। अपने इतिहास लेखन कार्य को इन्होंने 7 प्रकरण में विभाजित किया है। जो इनका इतिहास था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको 7 प्रकरण में विभाजित किया है। अब हम देखेंगे कि इनके ये 7 प्रकरण कौन कौन से थे, और उनको याद भी करना। और एग्जाम में जैसे आपने देखा था कि चारण काल गियर्सन का जो 11 पार्ट था उसमें से क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो 7 प्रकरण हैं, इन 7 प्रकरणों से भी क्वेश्चन बनेगा। आप अभी तक आपने क्या देखा कि इन्होंने ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखेंगे, सिर्फ भक्ति काल के बारे में बात करेंगे, 7 प्रकरणों में विभाजित करने की बात करेंगे। आप कौन कौन से 7 प्रकरण हैं जिनके बारे में बात करेंगे ये आपको देखना होगा। तो वो 7 प्रकरण में पहला जो प्रकरण आएगा, दूसरा, तीसरा। तो पहले प्रकरण में बात करोगे आप तो उसमें बोलोगे संधि काल। तो वहां पे चारण काल था, यहाँ पे संधि काल। ध्यान रखेंगे इन टॉपिक्स को। संधि काल नंबर 2 पे इन्होंने भी रखा है उसी को, चारण काल को। देखो आपको भी ये आसानी से याद हो जाएगा जब एक दो बार ठीक से देखो। जैसे मैंने उन्हें बोला था उसमें कि सबसे लास्ट वाला विक्टोरिया के समय के आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने पहले संधि रख दिया, दूसरे पे चारण कर दिया। अब आता है तीसरा नंबर।
तीसरे नंबर पे इन्होंने भक्ति काल रखा, या भक्ति काल की अनुक्रमणिकता बोलते हैं इसको, भक्ति काल की अनुक्रमणिकता, भक्ति काल की अनुक्रमणिकता। तो ये हो गया इनका तीसरा पार्ट। अब इनमें पार्ट में आपको नहीं जाना बहुत ज्यादा, आपको बस ये देख लेना पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट में क्या क्या कहा गया है। अब इनका ये 3 पार्ट हो गया। चौथा पार्ट जो है इसको इन्होंने भक्ति काल सीधा नाम दे दिया। क्या दे दिया? भक्ति काल, क्योंकि इनका भक्ति काल तक है तो भक्ति काल इनका आएगा। ठीक है, 5वें पे आओगे तो प्रेम काव्य हो जाएगा। अब जैसे इनका 5वां प्रेम काव्य, सीधा बोल सकते हो 5वां प्रेम काव्य। फिर छठे के बात करोगे तो छठे में इन्होंने राम काव्य और कृष्ण काव्य की बात करेंगे लास्ट में। 5 ये हो गया। जब छठे की बात करोगे आप, छठा इनका आ जाएगा राम काव्य में, छठा आएगा राम काव्य और 7वां आएगा कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य। ठीक से लिख दें नहीं तो ये आ जाएगा तुम्हारा कृष्ण काव्य। अब मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि इन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया। पहला हो जाता है आपका संधि काल, दूसरा हो जाता है चरण काल, तीसरा हो जाता है भक्ति काल की अनुक्रमणिकता, और चौथा हो जाता है भक्ति काल, 5वां प्रेम काव्य, और छठा 7वां राम काव्य और कृष्ण काव्य। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारे नाम याद रख लेने हैं। इनको आप ठीक से 2-3 बार देखेंगे, ये चीजें अपने आप से याद हो जाती हैं। आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी बात आप मान लीजिए, आप 2-3 बार इसको ठीक से देखिए। जैसे आप इसको ठीक से देखना शुरू करेंगे आपके दिमाग में आने लगेगा, अच्छा राम काव्य था फिर कृष्ण काव्य था, ऐसे ऐसे करके चीजें याद हो जाएंगी। हर चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से इसको देख लीजिए। संधि काल, चरण काल, भक्ति काल की अनुक्रमता, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ऐसे करके आप देख लोगे। अब एक क्वेश्चन इनका जो बनता है, एक पॉइंट राम कुमार वर्मा के बारे में और है कि इन्होंने, या ऐसे लिख दो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि किसे माना है ये भी पूछा जाता है। तो पहला कवि, अब नाम जो आ जाता है तो पहला कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू, स्वयंभू को ये पहला कवि मानेंगे। इन्होंने स्वयंभू को माना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू को माना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ला ने किसको माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको माना है, लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अब इसके बाद इतिहास लेखन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक और नाम आता है जिस नाम के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और वो नाम हो जाता है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बारे में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो अब बात करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनका भी इतिहास लेखन है। इन्होंने भी हिंदी साहित्य में इतिहास की परंपरा को फॉलो करते हुए आगे कुछ चीजें बताई। इन्होंने किस नाम से किया है ये चीजें आप देखोगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नाम याद हो गया होगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, किसने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद में हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बारे में। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किस नाम से लिखा, क्या इतिहास लिखा, तो हिंदी साहित्य का संपादन किया था इन्होंने। और इन्होंने, पहली चीज ये जान लो, आपने स्वयंभू को देख लिया, स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है, पहली चीज क्वेश्चन आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पहला कवि किसको माना है, स्वयंभू को। फिर पहला कवि स्वयंभू को किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में देखोगे। फिर इन्होंने केवल 3 कालों का वर्णन किया है, 3 काल, वो भी आदिकाल। पहला इन्होंने आदिकाल बोला, ये ध्यान रखना है। धीरेन्द्र वर्मा ने, अभी पढ़ेंगे, धीरेन्द्र वर्मा ने सिर्फ 3 कालों के बारे में बात करी है। मेन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा किया नहीं है। 3 काल के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 3 काल, ठीक है, 3 काल, सिर्फ 3 काल के लिए माना है, ये चीज ध्यान रखो। सिर्फ 3 काल के लिए किसने माना है, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रकाश ने। फिर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो पहला हो जाएगा इनका आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा
आधुनिक काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बस यही इनके 3 टाइप हैं जो आपको ध्यान रख लेने हैं। बस इसके अलावा इनके इतिहास में क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बनता। तो ये पहला हो जाता है एक तरह से, ये दूसरा हो जाता है, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाता है, तीसरा। ठीक है, तो इन्होंने आदिकाल को पहला माना है, मध्यकाल को दूसरा काल माना है और आधुनिक काल को तीसरा काल। इन्होंने 3 कालों में विभाजन किया है। अब इतिहासकार जो भी लेखन कार्य हुआ है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है कि इतने ही कवियों को लेकर के, इतने ही इतिहास लेखकों को लेकर के, इतने ही जानकार इतिहास विशेषज्ञों को लेकर के इतिहास लिखा गया है। अब हम लोग इसके आगे जब देखेंगे, एक बार क्विक रिवीजन के पर्पज से मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आपको बतानी है। आपने देखा था सबसे पहले जब आपने देखा था तो आपको गियर्सन का नाम दूसरे नंबर पे मिला था, उसके पहले एक नाम मिला था, उसके बाद में एक नाम मिला था। आज जो हमने आपको देखा, हमने देखा शिव सिंह सेंगर ने क्या नाम से लिखा था, फिर उसके बाद में हमने देखा धीरेन्द्र वर्मा का, उसके पहले हमने देखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, उसके पहले हमने देखा था डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। तो रामचंद्र शुक्ला जी ने किस नाम से लिखा, धीरेन्द्र वर्मा के इतिहास काल में इतिहास साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, फिर आता है जॉर्ज गियर्सन ने कितने कालों में बांटा था, फिर आता है रामचंद्र शुक्ला ने कितने कालों में बांटा। ये पॉइंट आप क्विकली रिवीजन कर लीजिएगा आज, और कल, आज इस क्लास को खत्म करेंगे और कल हम देखेंगे इतिहास संबंधी भव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। इतिहास संबंधी भव्य ग्रंथ, इतिहास संबंधी भव्य ग्रंथ, इतिहास संबंधी भव्य ग्रंथों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अब ये ग्रंथ, भव्य ग्रंथ कैसे हैं, क्या है, इनके अंदर की कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और आपके फैक्ट क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप इसमें कई सारे ऐसे इतिहास ग्रंथ आएंगे जिनके बारे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पर्टिकुलर इतिहास में, पर्टिकुलर ग्रंथ में कौन सी बात कही गई है, या उसको किसने लिखा है, या उसमें जैसे आप जब टीजीटी या पीजीटी पेपर का एनालिसिस करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कई सारे कथन लिखे होते हैं और उस कथन के आधार पे आपको कवि, लेखक या इतिहासकार का नाम बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको रीड करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए तो क्लास में इतने ही रखेंगे। बाकी आपसे यही कहना है कि हाँ, ऑलमोस्ट सेकेंड डे है हमारी क्लास का। बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां हो जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही हो। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका बताइए वो कौन सी कमियां हैं, वो कौन सी जगह हैं जहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं बहुत ही शिद्दत के साथ में मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पे पूरा का पूरा इतिहास खत्म करेंगे। हिंदी के बाद में काव्य शास्त्र जो भी होगा, जो ग्रामर होगी, वो सारा पार्ट हिंदी को हम लोग हिंदी को ऐसे पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जब हम बैठें तो हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों दिमाग में घूमें, ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। मेरा बस इतना सा मोटो है। अगर मेरी कोई भी बात आपको लगता है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ इसी जोश, इसी एनर्जी के साथ में आपके दिए हुए कमेंट्स और उनमें जो भी मेरी कमियां बताई गई हैं उनको संशोधित करते हुए नए जोश में, नए नए तरीके से, लेकिन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे। आजकल आप देख रहे हो, आप लोगों की उम्र कुछ भी है, आप देख रहे हो 16 साल का भी लड़का बैग लेके घूम रहा है, 40 साल के बच्चे भी बैग लेके घूम रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि 40 साल तक हमें जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी। क्या आप लोग आज के पहले पढ़ाई नहीं करते थे क्या? क्या आप लोगों ने आज के पहले ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जिससे आपको नौकरी मिल जाए? बट आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे अब एग्जाम में कौन से बैठना है और किस रणनीति के साथ बैठना है। अगर आपका मोटो क्लियर, देखो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, क्लियरिटी सब तक होती है। अगर आप क्लियर हो गए जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य को लेकर के क्लियर हो गए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, उस दिन मोटिवेशन अपने आप से आप में घुस जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आएगा, ये बात मैं बता रहा हूं आपको। जिंदगी को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, कोई समझौता नहीं। जो चाहना है उसे पाना है,
बट उस पाने के लिए अपने जोश जुनून जज्बे का इस्तेमाल करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ भी देख लेना है, कैसे भी कहां से भी कुछ भी अगर हमारे मैटर का है हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जीतेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे तो गिरेंगे, फिर से उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। आप कुछ भी हो, आपकी उम्र अभी कुछ भी हो, बट टारगेट बना लीजिए कि अगला जो भी एग्जाम होगा टीजीटी का, चाहे वो आने वाला डेट प्लस भी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे आपका टीजीटी यूपी टीजीटी हो, या झारखंड टीजीटी हो, या किसी भी अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी, या कहीं कुछ भी एमपी टीजीटी हो, जिस एग्जाम में मैं इस बार बैठूंगा उस बार मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी को क्लियर करके रहूंगा। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ में तैयारी कीजिए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फोकस, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब चाहिए। टीजीटी मतलब टीजीटी, पीजीटी मतलब पीजीटी, क्लियर। बिल्कुल जिस दिन आपकी ये क्लियरिटी आ जाएगी, यकीन मानिए मेरा कि कोई नहीं रोक पाएगा आपको, आप खुद भी नहीं, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। और इस बात को मैं प्रमाणिक तरीके से कह सकता हूं, क्या आप हमेशा सोच के अपनी जेब से फोन निकालते हो? नहीं, आपका आपका जो नेचर है वो ऐसा बन चुका है कि आप दिन में 2 से 4 बार ऐसे ही बिना वजह से फोन निकाल के चेक कर लेते हो, बस रख देते हो। आपने बस बटन दबाई, ऑन किया, रख दिया। क्यों? क्योंकि ये आपके नेचर में आ चुका है। ऐसे ही पढ़ाई है, अगर आपने ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप भी खुद को नहीं रोक पाओगे सिलेक्शन से, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें घूमेंगी, सारी चीजें घूमेंगी। आपको कुछ भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो सिलेबस, जो बुक्स, जो बातें आपको बहुत बड़ी लगती हैं कि टीजीटी एग्जाम बहुत बड़ा है, पीजीटी एग्जाम बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्लियर होना है कि मुझे चाहिए, कब चाहिए, किस एग्जाम से चाहिए। मैं आपको एक अपनी तरफ से एक कह रहा हूं कि जो भी एग्जाम आ रहा है आपकी जिंदगी में टीजीटी पीजीटी को लेकर के, बस उस एग्जाम में अपनी जान झोंक दीजिए। चाहे उसको 2 महीने बचे हैं तो भी पढ़ेंगे, 3 महीने हैं तो भी पढ़ेंगे, नहीं रुकना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।